सपोर्ट और सभी विद्यार्थियों के इस प्रकार एक्टिव होने के कारण लगभग 150 सदस्यों ने अब तक यहाँ महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब मैं इस ई वर्कशॉप के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे कन्वेनर डॉक्टर ब्रिजमोहन मीणा जी का कि वो यहाँ पर आएं और मुख्य वक्ता के रूप में जो मनोज बालन जी हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट को, आदरणीय प्राचार्य जी को बहुत, और मैं आज के इस जो अपना प्रोग्राम है उसमें जो डॉक्टर मनोज बालन साहब हैं, ये MSc PhD केमिस्ट्री से हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। NIPM ऑफिसर हैं और एग्जामिनर ऑफ ये पेटेंट एंड डिजाइन्स में हैं। इनको 6 साल का अनुभव है साहब को, और इन्होंने पेटेंट्स ऑफिस दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से डिपार्टमेंट को साहब देखते हैं। और आज हमको ये जो अपना उद्बोधन देंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा IPR के ऊपर, और ये हम सभी को उनके बारे में बताएंगे जो हमारे लिए आगे भी ज्ञानवर्धक रहेगा और सभी हम इनके इसका लाभ उठा पाएंगे। तो हम बालन साहब से जी, अब हमारी प्राचार्य मैम कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमारे प्राचार्य मैडम से निवेदन करते हैं वो आएं और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए वो यहाँ उपस्थित हों और साथ में एक संक्षिप्त परिचय भी बच्चों के सामने प्रस्तुत करें IPR के बारे में, क्योंकि संपूर्ण विवरण तो बालन साहब दे देंगे। बाकी अभी मैं मैडम से निवेदन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में हम जब से महामारी कोरोना से पीड़ित हुए हैं तब से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन स्टडीज भी कर रहे हैं, और सेमिनार का ये तरीका अब वेबिनार में परिवर्तित हो गया है। आज हमने बहुत ही विशेष विषय पर यह वेबिनार रखी है और मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ मनोज बालन जी का, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं और उन्होंने इस विषय को आप तक और सभी सहभागियों तक पहुंचाने के लिए हमें समय दिया है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वेबिनार बहुत फायदेमंद रहेगी। आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं, उन सर्टिफिकेट्स से आपको अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। स्पेशली फैकल्टी मेंबर्स को उनका API में फायदा मिलने वाला है। विषय मेरे विषय से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा की। विषय है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा मनुष्य की अपनी बिल्कुल निजी होती है। बाकी संपदा भौतिक रूप से दिखाई देती है, लेकिन बौद्धिक संपदा दिखती नहीं है, व्यक्ति में नहीं दिखाई देती, बल्कि व्यक्ति के कृत्य में दिखाई देती है। अब क्योंकि ये फिजिकली उसके कृत्य से दिखाई दे रही है, तो जब हम बाकी संपदाओं के अधिकार की बात करते हैं तो बौद्धिक संपदा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। पिछली शताब्दियों तक लगभग हम
18वीं शताब्दी तक तो बौद्धिक संपदा की कोई बात ही नहीं कर सकते। 19वीं शताब्दी में जाकर उसके अंत में 1880 में लगभग बौद्धिक संपदा पर बात होने लगी। अगर ऐसा होता कि पहले बौद्धिक संपदा की कुछ बात हुई होती तो क्या हमारे रामायण और महाभारत उस काल में यदि ये सब होता तो अभी तक हम इन पर जो इतने सारे भाष्य लिखे, जो इतने सारे भाषाओं में इनका अनुवाद होकर पूरे विश्व में व्याप्त हो गई हैं, तो ये संभव बड़ा मुश्किल हो जाता। किंतु अब प्रत्येक बौद्धिक संपदा, चाहे वह साहित्यिक रूप में हो, चाहे वह कोई अन्वेषण हो, चाहे वह कोई खोज हो या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि हो, ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आज के युग में एक छोटी सी चीज भी यदि बनाई जाती है तो उस पर एकाधिकार नहीं है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का युग चल रहा है। तेल एक नहीं है, आप जो साबुन नहाने के लिए काम में ले रहे हैं वो भी अनेक हैं। सैकड़ों तरह के साबुन आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि उनके प्रत्येक साबुन ने अपना अपना पेटेंट कराया हुआ है, अपना ट्रेडमार्क बनाया हुआ है, अपनी डिजाइन है, पर्टिकुलर डिजाइन है। वो चाहे आप कितने भी कार्टून्स खरीद लीजिए, आपको सेम मिलेगा। उनका अपना ब्रांड नेम है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि आज के इस एकाधिकारात्मक प्रतियोगी युग में जहां कोई भी चीज एक नहीं है, एक ब्रांड की नहीं मिलेगी, आपको हर एक चीज अलग अलग मिलती है। तो ऐसे में आईपीआर्स का होना बहुत जरूरी है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें मैं रिसोर्स पर्सन पर छोड़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मनोज जी को। मैंने बहुत छोटी जानकारी से आरंभ किया है, अब बाकी पूरी जो जानकारी है वो मैं हमारे रिसोर्स पर्सन मनोज बालन जी से बताने के लिए आग्रह करती हूँ। आप सभी पधारे, स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू रेस्पेक्टेड मैम, बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से आपने समझाया। और अजय जी मेरा स्लाइड शेयर हो रहा है क्या? हाँ हाँ सर, हो रहा है। स्टार्ट करें सर? हाँ बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए। यस सर, यस। थैंक यू प्राचार्य मैम, आपने बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से एक बौद्धिक संपदा क्या है उसके बारे में आपने बताया। और अजय जी, आपने परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी, जैसा कि आपने मिशन के बारे में बताया कि मिशन क्या है, मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, मिशन क्यों शुरू किया गया है और मिशन का एम क्या है, कि लगभग 10 लाख बच्चों को मोटिवेट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे सिक्योर करना, उसको कैसे रजिस्टर करवाना और क्या हमें वास्तव में जरूरत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। हम इसके जो विभिन्न आयाम हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जो बौद्धिक संपदा के, आज हम इन सब बातों का डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक टॉपिक आ रहा है प्रॉपर्टी, तो जैसा कि प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो, तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में टोटल 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेस्ड ऑन द ज्यूरिडिक्शन। यानी कि अगर कोई नॉर्थ रीजन से बिलोंग करता है तो वो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, कोई बनाता है, तो वो दिल्ली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है वो उसको अप्रोच करेगा, उसमें फाइल करेगा। जैसे कि अगर आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आप कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं
तो आप दिल्ली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऑफिस क्रॉस करेंगे। अगर आप वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गोवा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तो आप मुंबई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेंगे। और अगर आप साउथ रीजन में निवास है, जैसे कि केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तो आपको चेन्नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करना पड़ेगा। और जो रेस्ट ऑफ द रीजन है इंडिया के, जैसे ईस्टर्न में जो बंगाल अपना और मणिपुर है, सिक्किम है, तो आप कोलकाता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करोगे। और इंडिया में जो नागपुर है, इसको RGNIPM के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, वो ट्रेनिंग सेंटर है जो ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। उसमें जो भी फैकल्टी स्टूडेंट्स, उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। तो ये हमारे इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है। पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को, अजय जी? हाँ सर। अगर मूव नहीं हो तो बता देना सर मेरे को। हाँ बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार एक अभियान चला रही है कि अगर किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है उसका पट्टा नहीं है, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग एक अभियान चला रही है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, जमीन है, घर है, तो आप उसको रजिस्ट्री करवा लीजिए, उसका पट्टा बनवा लीजिए। तो सेम टू सेम ये जो अभियान है, हमारा मिशन है, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिसको हम निपैम कहते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी को हम जनरली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो आपके हम खेत जमीन है उनकी बात करते हैं, तो वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छूकर देख सकते हो, जिसको आप हाथ लगा के देख सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको हम टेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको भी हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल जैसे कि आप जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके ले जा सकते हो, तो वो आपकी मूवेबल टेंजिबल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपकी कार है, आपकी स्कूटी है, आपकी बाइक है, तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि मूव की जा सकती है। बट है क्या, उसको आप टच करके देख सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल होती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है, आपकी जमीन है, आपका फ्लैट है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर सकते, उसको ले जा नहीं सकते। बट दोनों की दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी है, दोनों की दोनों टेंजिबल प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी को आप टच करके देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक जो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप टच करके नहीं देख सकते, बट फिर भी वो आपकी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। वो मोस्ट वैल्यूएबल क्यों है, वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उस जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको भी हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रियल में आपका पेटेंट्स है, डिजाइन है, SICLD है, ट्रेडमार्क्स है एंड GI है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट अराइज फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अपना इंटेलेक्ट यूज करके, अपनी बुद्धि यूज करके, अपना विवेक यूज करके, अपना दिमाग यूज करके कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटेलेक्चुअल मींस जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी भी एज में अपना इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि, अपने विचार से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक सेकंड सर। जी सतेंद्र सिंह, अपनी शेयरिंग बंद करो भाई। एक सेकंड सर, अभी वापस कर रहे हैं। सबको अनम्यूट कर दो ना। हाँ सर, हाँ सर, अब कीजिए स्टार्ट आप। मेरा स्लाइड दिख रहा है सर आपको? अभी दिखा रहा हूँ। यस सर। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब भी कोई व्यक्ति विशेष, कोई स्टूडेंट अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से, अपनी एबिलिटी से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड। शायद मेरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही, या हो रही है सर? स्लाइड नहीं दिख रही सर। हो रही है सर। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दिख रही। नहीं नहीं, हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही सर।
एक मिनट दोबारा से चालू करता हूँ। हाँ सर। अभी हो रहा है सर? हाँ जी, अब हो रहा है। Yes. ठीक है। तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष, कोई स्टूडेंट जब कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है अपने दिमाग से, अपनी एबिलिटी से, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, वो किस फॉर्म में हो सकती है और वो कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स। पेटेंट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, कॉपीराइट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिजाइन एंड ट्रेड सीक्रेट। इतनी तरह की प्रॉपर्टी को कोई भी स्टूडेंट अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से क्रिएट करके उसको अलग अलग एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। इनके अलग अलग एक्ट होते हैं, इनके अलग अलग कानून होते हैं, जैसे पेटेंट एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, इतने सारे एक्ट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है, वो किस फील्ड से बिलोंग करता है। वो जिस फील्ड से बिलोंग करता है, जिस तरह की प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उसको उसी एक्ट में, उसी टाइप की प्रॉपर्टी को उसके एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है, ताकि उसको उसका क्रेडिट मिले, उसका उसको लाभ मिले। तो अगर किसी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो उसके लिए जरूरी है क्या? तो हम बात करते हैं, अगर आपके नाम से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो अदर से। मींस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उस वो अगर आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो अदर से। कोई दूसरा आपकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता। उस पे आप, उस प्रॉपर्टी पे आपका मोनोपोली रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मींस आप एक्सक्लूड कर सकते हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, इवन आप किसी को लाइसेंस भी दे सकते हो उस प्रॉपर्टी का। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए प्राइड का विषय होती है, अगर आपके लिए गौरव का विषय होती है। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कमर्शियलाइज लेवल पे, और वो आपके एकेडमिक में भी हेल्प करती है। और अपने बिजनेस की एक मार्केट जो गुडविल है, एक ब्रांड वैल्यू है, उसको आप जनरेट कर सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंस रहता है। जनरली हम डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस रहता है पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड जीआई में। जब भी हम पेटेंट की बात करते हैं या हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पेटेंट मीन इन्वेंशन मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस और डिवाइस। पेटेंट इज फॉर टेक्नोलॉजी। जब भी हम कोई टेक्निक, आजकल हम पढ़ते हैं कि टेक्निक का जमाना है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जब भी कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति विशेष, कोई फैकल्टी जब भी कोई टेक्निक डेवलप करता है जो पब्लिक के काम आती है, कोई भी डिवाइस डेवलप करता है, उसमें एक टेक्निक होती है, वो एक प्रोडक्ट होता है, और एक डिवाइस के पीछे एक प्रोसेस होता है। तो वो जो प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है उसमें एक टेक्निक इन्वॉल्व है, उसमें एक टेक्नोलॉजी ली गई, काम में ली गई है, उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। इसकी कंडीशन रहती है कि नोवल होना चाहिए, बिल्कुल वो नया होना चाहिए, वो पहले से अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वो चीज इन्वेंटिव होना चाहिए, और इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। और जब आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है तो 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे या उस पर्टिकुलर टेक्निक पे आपकी मोनोपोली रहती है, उस पर एकाधिकार रहता है। वो कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन आपके बिना परमिशन के, विदाउट योर कंसेंट कोई उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, उसको कोई बेच नहीं सकता। तो हम पेटेंट में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बात करते हैं डिजाइन एक्ट की। द डिजाइन shall be outer configuration of product which is applied to article product in 2D और 3D मैंने डिजाइन से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास अलग अलग कंपनी का मोबाइल रहता है, और आपने कभी नोटिस किया हो तो हर कंपनी के मोबाइल का एक यूनिक डिजाइन होता है। जब भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले, अगर कोई डिजाइन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, मतलब लोग उसको इस तरह से परचेज करते हैं कि उसका यूनिक डिजाइन हो, तो सबसे पहले कंपनी अपने डिजाइन का प्रोटेक्शन लेती है, उसका एक्सक्लूसिव राइट लेती है, ताकि दूसरा उसको कोई कॉपी ना कर ले। जैसे हमने देखा होगा कि अलग अलग कंपनी की स्कूटी का डिजाइन अलग अलग होता है, अलग अलग कंपनी की कार का डिजाइन अलग अलग होता है। तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट को इस तरह से बनाती है कि उसका एक यूनिक डिजाइन हो और वो डिजाइन दूसरा कोई कॉपी ना करे, इसलिए उसको सबसे पहले डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाती है। ट्रेडमार्क, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो देखा होगा कि पर्टिकुलर कंपनी का एक लोगो उस पे मेंशन रहता है, उसका एक स्लोगन होता है, एक वर्ड उस पे मेंशन रहता है। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो उसका अलग लोगो रहता है, एलजी का मोबाइल है तो उसका एक अलग लोगो रहता है। तो हर कंपनी का एक प्रोडक्ट जो मार्क होता है वो अलग रहता है, उसको वो कंपनी ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाती है। अगर हम बात करें कॉपीराइट की, तो जो भी आपका लिटरेरी वर्क होता है, जो ड्रामा है, सॉन्ग्स है, कोरियोग्राफी है, कॉपीराइट है, कोई भी लिटरेचर जो रिलेटेड वर्क है, वो सारा का सारा क्या वो सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या अजय जी? हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन उसको स्लाइड शो मोड में कीजिए आप, ताकि ये कंप्लीट पे आ जाएगी। जी
अभी हो गया सर? उतना ही हो रहा है सर अभी। जैसे स्लाइड शो में करेंगे तो ये कंप्लीट पे आ जाएगी सर। स्लाइड शो नहीं कर रहा है मेरा, मेरे स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रहा है, बिल्कुल पूरा स्क्रीन आ रहा है। अभी मूव हो रहा है सर? F5 नहीं सर। नहीं, मेरे यहाँ से F5 दबाया मैंने अभी। दिख तो रहा है ना सर वैसे? दिख रहा है सर, ठीक है सर, चलने दो। दिख रहा है सर, थोड़ा छोटा है। बस इसी पेज में, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा एडजस्ट अच्छा, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है चला लेते हैं। तो ओके। कॉपीराइट में हम लिटरेचर की बात करते हैं, और जो जीआई होता है उसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मींस किसी भौगोलिक क्षेत्र में जब कोई चीज फेमस होती है, उसकी एक यूनिक टेस्ट होता है, उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अंडर द इंडियन जीआई एक्ट उसको जीआई टैग से डिनोट करती है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, जैसे बीकानेरी भुजिया, जयपुर की कठपुतली, तो ये सारा का सारा जीआई टैग रहता है। इतने सारे तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं, ये डिफरेंस है, और इसको अभी हम विस्तार से देखते हैं। पेटेंट की बात करते हैं। अभी पेटेंट वाला दिख रहा है सर? व्हाट इज पेटेंट स्लाइड? यस सर। यस सर। व्हाट इज पेटेंट? क्या है? पेटेंट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंटी। पेटेंटी उसको बोलते हैं जो पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, और उसको सर्टिफिकेट मिलता है पेटेंट का, उसको लाइसेंस मिलता है पेटेंट का, उसको हम पेटेंटी बोलते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंटी बाय द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन। जब कोई स्टूडेंट कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, कोई टेक्निक डेवलप करता है, और उसको जब पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाना अगर वो चाहता है, तो जो जो भी उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है पेटेंट से रिलेटेड, उसको एक सब्जेक्ट मैटर को ड्राफ्टिंग करके उसको पेटेंट ऑफिस में फाइल करना होता है। और उस फाइल के एवज में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर वो सारे नॉर्म्स फुलफिल करता है, और जो भी उसमें ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं वो फुलफिल करता है, तो उसके बाद उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको पेटेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। और पेटेंट इज ए कंट्री स्पेसिफिक राइट। कंट्री स्पेसिफिक राइट मीन्स अगर आप हर कंट्री के पेटेंट को देने के लिए अलग अलग नियम कायदे होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग लॉ होते हैं, अलग अलग कानून होते हैं। अगर आप वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग रूल है पेटेंट को देने के लिए। अगर आप जापान की बात करोगे तो वहां पे कुछ अलग नियम चलते हैं, यूएस की बात करोगे तो वहां पे अलग नियम चलते हैं। और जब भी आपको पेटेंट मिलता है या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आपके नाम से रजिस्टर्ड होती है, तो वो टेरिटोरियल रहती है। वो यानी कि आपको उसका जो अधिकार है, जो मोनोपोली है, वो आपको इंडिया में ही मिलेगा अगर आपने इंडिया में उसको फाइल किया है। अगर आप ये चाहते हो कि उसका फॉरेन में भी किसी भी कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में उसका आपको लाइसेंस मिले, उसकी मोनोपोली रहे, तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में भी आपको फाइल करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंडिया में पेटेंट मिला है तो जापान में भी आपको वो पेटेंट मिलेगा, क्योंकि उसके जापान के अलग नियम है, इंडिया के अलग नियम है। अगर हो सकता है जापान में मिला हो बट इंडिया में नहीं मिले, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, एनवायरनमेंट पे, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोसेस कैसा है, आपकी टेक्निक कैसी है। वो अलग अलग नियम उसके रहते हैं। पेटेंट इज द कंट्री स्पेसिफिक राइट। पेटेंट गिव्स मोनोपोलिस्टिक राइट्स टू इट्स ओनर टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट और द प्रोसेस। पेटेंट आपको मोनोपोली देता है, आपको एकाधिकार देता है। जो भी क्रिएट करता है, जो ओनर होता है, और उस एकाधिकार की वजह से कोई थर्ड स्टूडेंट, थर्ड पार्टी कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता उसकी बिना परमिशन के। तो व्हाट कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया? इंडिया में क्या क्या चीज पेटेंट करवाई जा सकती है? एनी प्रोडक्ट, जिस भी आप फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट कोई साइंटिस्ट है और आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है जिसका एक यूनिक फीचर हो, यूनिक क्वालिटी हो, एंटी कैंसर हो, एंटी माइक्रोवियल हो, और जैसे अभी कोविड का वैक्सीन का चल रहा है, अभी पता होगा आपको, और इंडिया में दो तरह की वैक्सीन अभी रजिस्टर्ड है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के पास उसका लाइसेंस है, उसका राइट है, और कोविशील्ड का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास उसका राइट है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर कंपनी डेवलप करती है, तो उसका एकाधिकार, उसकी मोनोपोली सिर्फ उसी कंपनी के पास रहती है, क्योंकि वो पहले उसको प्रोटेक्ट करवाती है। कोई अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकती, उसको बेच नहीं सकती, क्योंकि उसके लीगल जो एक्सक्लूसिव राइट है उस पर्टिकुलर कंपनी के पास रजिस्टर्ड रहते हैं।
अगर हम अदर फील्ड की बात करें, जैसे किसी ने कोई डिवाइस बना दी, कोई वॉशिंग मशीन बना दिया, कोई टीवी बना दिया, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, तो वो एक प्रोडक्ट है, तो वो भी पेटेंट करवाया जा सकता है। और हर प्रोडक्ट के पीछे एक साइंस होता है, एक प्रोसेस होता है, एक कंपोजिशन होता है, उसको भी पेटेंट करवाया जा सकता है। जैसे अपने घरों में आरओ प्यूरिफायर जो रहता है, वो एक डिवाइस है, वो भी एक प्रोडक्ट है। और किस तरह से वो पानी का प्यूरिफिकेशन करता है, वो उसकी एक टेक्निक रहती है, वो जो प्रोसेस है उसको भी हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। बट विच इज न्यू, यानी कि वो नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। नॉन ऑब्वियस मीन्स ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई किसी ने कोई ड्रग्स बनाई, तो कोई ऐसे अदर जो जैसे मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट बोल दे कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ, यानी कोई भी ऐसा नहीं बोले कि इसको तो मैं भी बना सकता हूँ, मतलब ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। वो एक उसमें एक स्किल्ड होना चाहिए उसको बनाने के लिए, उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड का व्यक्ति उसको जनरेट कर सके। एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैन बी पेटेंटेड। इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए, पब्लिक के जो काम आए, पब्लिक के लाइफस्टाइल को इजी बनाए। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस, कोई डिवाइस जो नई हो, नॉन ऑब्वियस हो और पब्लिक के लाइफस्टाइल को इजी बनाए, इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन हो, पेटेंट एक्ट में रजिस्टर कराई जा सकती है। The patent is not granted if the invention is already available in the public domain in any form, published literature, anywhere in the world or through common knowledge. पेटेंट का राइट आपको नहीं मिलता है जब अगर वो पहले से ही वो चीज अवेलेबल है, यानी कि वो किसी जर्नल में, किसी लिटरेचर में, किसी बुक में, किसी सोशल मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर में, अगर कहीं भी वो पहले से वो चीज लिखी हुई है और आप उसको डेवलप कर रहे हो, तो उसका राइट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो नॉवल नहीं होती है, वो न्यू नहीं होती है, वो ऑलरेडी पहले से पब्लिक को पता है, वो पहले से लिखी हुई है। तो पेटेंट हमेशा कोई भी प्रोडक्ट हो वो नया होना चाहिए। पहले से अवेलेबल कोई बुक अवेलेबल है, कहीं चीज वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको राइट नहीं मिलता है। जैसे हमने बात की, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई एपरेटस, कोई मशीन हो सकती है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई दवाई हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, कोई टैबलेट हो सकती है, उसका एक प्रोडक्ट रहता है, उसका एक कंपोजिशन रहता है पर्टिकुलर, वो भी पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाई जा सकती है। आपने देखा होगा जो भी हम मेडिसिन खरीदते हैं तो उस पर एक फॉर्मूला रहता है, मेंशन रहता है, तो उसमें कई सारे फॉर्मूले रहते हैं, वो की कंपोजिशन रहता है, तो वो प्रोडक्ट का कंपोजिशन है। एक सिंगल सॉल्ट भी हो सकता है पैरासीटामोल का, उसमें कई सारे अलग अलग सॉल्ट भी उसमें मेंशन रहते हैं जो एक से ज्यादा बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट कंपोजिशन है वो भी पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाए जा सकते हैं। जो हम घरों में जो लिक्विड यूज करते हैं, जो कपड़े धोने के लिए या अन्य किसी और फॉर्म में, तो वो एक उनका भी एक कंपोजिशन रहता है उस लिक्विड का, तो उसको भी पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट, पेटेंट को कौन अप्लाई कर सकता है? एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट जो ये क्लेम करता हो कि इस चीज को मैंने ही बनाया है, मैं ही इसका खोज करता हूँ, मैंने ही इस चीज को इन्वेंट किया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन, या वो किसी को असाइन कर सकता है कि हाँ ये मेरे बिहाफ पे ये फाइल करेगा, ये एप्लीकेंट है। या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज पर्सन, यानी किसी व्यक्ति विशेष की डेथ हो जाती है तो उसका कोई ना कोई लीगल नॉमिनी रहता है, अगर उसने कोई टेक्निक डेवलप किया तो वो लीगल नॉमिनी भी उसके बिहाफ पे फाइल कर सकता है। कोई भी खुद कर सकता है, किसी को असाइन कर सकता है, किसी ने कोई ना कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है। अगर हम बात करें फेमस इंडियन इन्वेंशन की, तो जैसे टाटा नैनो गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, इसमें खूब सारी पेटेंट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, हेपेटाइटिस वैक्सीन, जयपुर फूड, तो ये इंडिया के फेमस इनोवेशन है, इन्वेंशन है। अगर हम जब भी पेटेंट की बात करते हैं, हम टेक्निक की बात करते हैं। टेक्निक क्या? वो जो पब्लिक के लाइफ स्टाइल को इजी बनाए, इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन हो जो नोवल हो, उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो एक छोटी से छोटी टेक्निक जो पब्लिक के लाइफ स्टाइल को इजी बनाती है, जो इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन होता है, जो काम आती है, उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी कैप दिखाई दे रही होगी, उसको बेबी शावर कैप बोलते हैं, और छोटी सी टेक्निक है, इसमें कोई ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने भी फर्स्ट टाइम इसको बनाया होगा उसने अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया। तो जिस तरह से डिस्प्ले आपको दिख रहा है, कार्ड स्वैपिंग मशीन जो आप यूज करते हो, जो टेक्निक है, और ड्रोन जो आजकल शादी ब्याह में, मेरी सेरेमनी में खूब सारे काम आते हैं, तो जो भी टेक्निक जो पब्लिक के काम आती है, उसमें एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो, पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है। जैसे क्लॉथ हैंगिंग डिवाइस है, केव विद एलईडी लाइट है, ये कैंडल रिस्टोरिंग डिवाइस दिख रही है, जैसे जैसे कैंडल मेल्ट होगा वापिस से रिस्टोर होता जाएगा, तो वापिस से वो काम आएगा। तो एक टेक्निक है जो किसी ने डेवलप की है और अपने नाम से रजिस्टर करवाई है। जैसे मिरर आपको दिख रहा है, मिरर विद आयरन टेबल, एज ए मिरर भी काम में लिया जा सकता है, और एज ए दर्पण, और एक आयरन टेबल भी है, प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। पेस्ट स्क्यूजर मशीन है, और स्कूटर कम स्ट्रोलर है, अम्ब्रेला विद हैंडबैग, यानी जब बारिश हो रही है तो उसको एज ए अम्ब्रेला काम में ले सकते हैं, अदरवाइज को एज ए हैंडबैग के रूप में काम में लिया जा सकता है। जो टेक्निक जो काम आती है वो सारी की सारी एक्ट में रजिस्टर करवा जा सकती है।
अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। अगर हम बात करें रेम्या जोश की, तो इन्होंने क्या किया है कि बाइसाइकिल पाउडर वॉशिंग मशीन डेवलप की थी ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेस टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मनी। तो इनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी और पैसों की भी कमी थी, और 14 ईयर ओल्ड रेम्या जोश ने एक डिवाइस डेवलप की जो बाइक के जो पुराने पार्ट्स रहते हैं उससे उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की जिसको, और उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो शायद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको एज ए वॉशिंग मशीन के रूप में इस प्रोडक्ट काम में लिया जा सकता है। तो एक 14 ईयर ओल्ड यानी 14 साल की एक बच्ची ने, एक लड़की ने भी एक डिवाइस टेक्निक को डेवलप किया। तो टेक्नोलॉजी कोई भी कभी भी किसी भी एज में रजिस्टर कर सकता है और उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है। सारंग सुमेश is youngest innovator of India. He created his first robot at the age of 4, यानी 4 साल के बच्चे ने एक रोबोट का डेवलपमेंट किया है, आविष्कार किया। गुरु सिमरन सिंह ऑफ गुरुग्राम built an assistive device called iScribe at the age of 16 when he was in class 12। ये गुरुग्राम के गुरु सिमरन सिंह है, तो इन्होंने देखा कि जो अंधे बच्चे होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जो सब्जेक्ट मैटर को रीड नहीं कर पाते, तो उनके लिए उन्होंने ऐसे गॉगल से एक ऐसी iScribe डिवाइस डेवलप की। तो उस डिवाइस को जब लगा के जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें एक बटन प्रेस करना होता है जिसमें जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोल के सुनाता है। तो टेक्निक कोई भी कभी भी किसी भी एज में डेवलप की जा सकती है। अगर हम बात करें, अनंत तादर इज ए यंग इनोवेटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु इन्वेंटेड व्हेन ही वाज इन क्लास 11 गॉगल्स फॉर ब्लाइंड। जो अंधे बच्चे होते हैं उनको, जो अंधे ब्लाइंड्स जो पीपल होते हैं उनको रोड क्रॉस करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उनके लिए ऐसे गॉगल्स डिवाइस डेवलप किया जिसमें अगर वो लगा के जब उसको क्रॉस करते हैं रोड को, तो उसमें एक सेंसर लगा होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस का। तो अगर 2 मीटर की डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके बताता है। तो ये सारे के सारे यंग जो इनोवेटर है इंडिया के। अगर हम बात करें यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑन व्हील चेयर की, तो जयपुर के हरदेश्वर सिंह भाटी 9 years ओल्ड, वर्ल्ड इंडिया यंगेस्ट पेटेंट होल्डर एंड वर्ल्ड यंगेस्ट डिजेबल पेटेंट होल्डर। एक दिव्यांग थे जिसको हम डिजेबल बोलते हैं। इन्होंने एक ऐसा गेम इन्वेंट किया जिसमें 6 लोग एक साथ बैठ के चेस प्लेयर जो गेम है उसको खेल सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक थी जो इन्होंने इन्वेंट की थी। इंडिया यंगेस्ट पेटेंट होल्डर हरदेश्वर सिंह भाटी डाइड आफ्टर सफरिंग ए कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 9। हालांकि बाद में उनकी 19 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा किसी भी एज में टेक्निक को डेवलप कर सकता है, उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है। अगर हम बात करें टेनिथ आदित्य की, तो उन्होंने एक बनाना लीफ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। आपने देखा होगा कि साउथ में काफी मात्रा में बनाना का प्रोडक्शन होता है, केलों का प्रोडक्शन होता है, काफी सारी मात्रा में केले वहां पे उगाए जाते हैं। तो जो केलों की जो पत्तियां हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खराब होने लगती है, सड़ने लगती है वो पत्तियां। तो उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि जिसमें लगभग जो केलों की जो पत्तियां हैं उसको 1 साल तक भी रिस्टोर किया जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है, और फिर उन पत्तियों को सिंगल यूज प्लास्टिक एंड पेपर के रूप में यूज किया जा सकता है, जो आजकल आप देखते हो डिस्पोजल जो शादी ब्याह में यूज किए जाते हैं। तो एक कितनी बढ़िया इन्होंने टेक्निक डेवलप की थी। जस्ट 15 years ओल्ड, जस्ट 15 साल की उम्र में। टेनिथ आदित्य इज ए टीनेज साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर who has over 19 invention to his credit। तो इनके नाम 19 इन्वेंशन के नाम अभी इनके रिकॉर्ड है। ही हैज ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट एंड आल्सो हैज ए फ्यू पेटेंट टू हिज नेम। और काफी सारे पेटेंट के नाम इनका रिकॉर्ड है और गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है ये। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फैकल्टी, कोई भी पर्सन जब भी कोई भी टेक्निक डेवलप करता है और वो चाहता है कि उसका पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो, तो कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने होते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर फाइलिंग। क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं? जैसे कि फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश। पहले आपको प्रोटेक्ट करना है, जो भी आपका इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। किस फॉर्म में करना है? आपको उसको फाइल करना है पेटेंट ऑफिस में। अगर कुछ भी आपने टेक्निक डेवलप की है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया है, कोई भी प्रोसेस बना है जिसके पीछे एक साइंस है, जिसमें एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो आप चाहते हो कि उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपके नाम रहे, तो आपको उसको फाइल करना होता है। फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश। पहले आप उसको फाइल कीजिए, उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हो किसी भी जर्नल में, किसी भी न्यूज़पेपर में, कहीं भी सोशल मीडिया में। और डू नॉट पब्लिश यूज योर इन्वेंशन बिफोर फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन। डू नॉट वेट अंटिल द इन्वेंशन इज फुली डेवलप्ड फॉर कमर्शियल वर्किंग बिफोर अप्लाइंग फॉर पेटेंट। अगर आप कोई ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई डिवाइस या कोई ऐसी मशीन बना रहे हो और आपको लग रहा है कि इसमें काफी सारा टाइम लगेगा, तो आपको जब तक वो फुली डेवलप नहीं हो जाए तब तक उसका वेट नहीं करना है आपको। क्योंकि आप जब भी कोई चीज क्रिएट कर रहे होते हो तो आपके पास एक आइडिया रहता है, एक ब्लूप्रिंट रहता है, तो आप उसको इनिशियली फाइल करना होता है आपको। क्योंकि अगर उसी दौरान कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरा अगर उसको फाइल कर देगा तो वो उसकी जो डेट है, प्रायोरिटी डेट, फाइलिंग डेट, वो उसके नाम से सिक्योर हो जाएगी। और आप जब तक फाइल करोगे तब तक वो उसके नाम से रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका होगा। तो जब भी आप कुछ भी फाइल कर रहे हो, जो भी कोई चीज बना रहे हो, डिवाइस बना रहे हो, तो ये एडवाइस दी जाती है
कि जब तक फुली डेवलप ना हो उसका वेट नहीं करना है हमें। जितना भी आपने बनाया है उसको इनिशियली लेवल पे भी आप उसको फाइल कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, आप उसको प्रोविजनली भी फाइल कर सकते हो। मॉडल प्रोटोटाइप एज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग। स्टार्टिंग में ऐसी कोई मॉडल आपको फाइल नहीं करना होता है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट मैटर फाइल करना होता है एक ड्राफ्ट फॉर्म में। डू नॉट शेयर योर इन्वेंशन विद अदर्स, आपके इन्वेंशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। एवरी एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल बी फॉर वन इन्वेंशन, मल्टीपल पेटेंट एट अ फी ऑफ वन पेटेंट नॉट अलाउड। यानी कि अगर आप एक से ज्यादा टेक्निक बना रहे हो, एक से ज्यादा तरह की डिवाइस बना रहे हो जिनका अलग अलग यूज हो, अलग अलग काम आती हो, तो आपको सिर्फ एक ही पेटेंट एप्लीकेशन में दोनों को फाइल नहीं करना होता है, आपको अलग अलग फाइल करना है। अगर आप एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उनके लिए आपको पेटेंट एप्लीकेशन भी अलग अलग फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल इन्वेंशन होता है वो सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन में ही एप्लीकेबल है। कीप ए रिकॉर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी आप फाइल करते हो उसका आपको रिकॉर्ड रखना होता है। पेटेंट राइट्स आर टेरिटोरियल नॉट वर्ल्ड। जब भी आपको पेटेंट मिलता है, उसका पेटेंट का जो राइट मिलता है वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है, आपको फॉरेन में उसका राइट नहीं मिलेगा जब तक कि आप वहां पे कहीं फाइल ना कर दो। तो ये सारे टेरिटोरियल राइट होते हैं। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो कुछ समस्याएं रहती है कि क्या क्या व्हाट टू डू, व्हाट फॉर्म शुड आई फाइल, क्या क्या फॉर्म्स रहेंगे और फीस क्या रहेगी। तो हम वही डिस्कस करते हैं। फॉर्म 1 जो आपका मेन फॉर्म रहता है उसको हम फॉर्म 1 बोलते हैं। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, जो भी आप इन्वेंट कर रहे हो, जो भी आप चीज बना रहे हो, उसमें एप्लीकेशन की डिटेल्स सारी मेंशन रहती है। जो भी एप्लीकेंट फाइल कर रहा है या जो भी इन्वेंटर है फाइल कर रहा है, उसका नाम, एड्रेस, राष्ट्रीयता क्या है, उसकी नेशनलिटी क्या है, किस क्लास में है, क्या है उसका टाइटल, क्या है जो भी आपने फाइल किया है, कोई जो भी चीज आपने बनाई है उसका एक कुछ ना कुछ टाइटल रहता है, उसमें इन्वेंटर के साइन रहते हैं। तो बेसिक चीज डिटेल्स रहती है वो फॉर्म 1 में आपको फाइल करनी होती है रिलेटेड टू योर इन्वेंशन और खुद के जो भी रिलेट्स करता है। फॉर्म 2 जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपने जो भी चीज बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी प्रोसेस बना रहे हो, जो भी आप टेक्निक डेवलप कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जो अभी आपने बनाया उसको सब्जेक्ट मैटर के रूप में आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है। उसमें आपका टाइटल रहता है, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन रहता है, कुछ ड्राइंग्स रहती है, उसमें ड्राइंग्स बनानी होती है, एब्स्ट्रैक्ट रहता है और क्लेम्स रहते हैं। क्लेम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इन्वेंशन, क्योंकि क्लेम्स के बेसिस पे ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। जिस तरह के क्लेम फाइल होते हैं उसी के बेस पे प्रोटेक्शन मिलता है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो या फिर प्रोसेस का हो। तो क्लेम्स हमेशा क्लियर वे में फाइल करना चाहिए। तो फॉर्म 2 के रूप में आपके जो भी आपने बनाया है उसको एक ड्राफ्ट फॉर्म में आपको फाइल करना होता है विद फॉर्म 2। फॉर्म 3 अगर आप फॉरेन में भी कहीं फाइल किया है आपने, तो आपको वो डिटेल बतानी होती है कि हाँ मैंने उस कंट्री में फाइल किया उस कंट्री में यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, तो फॉर्म 3 के रूप में आपको बताना होता है। फॉर्म 5 अगर एप्लीकेंट और इन्वेंटर डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी आपने किसी और को असाइन करके वो फाइल किया है, खुद तो इन्वेंटर है ही आप और आप चाहते हो कि किसी और के नाम से आप असाइन करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 5 फाइल करना होता है। फॉर्म 18 ये 2-3 फॉर्म फाइल करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जब तक आप ये रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल नहीं करते हो तब तक आपकी एप्लीकेशन जो पेटेंट एप्लीकेशन है उसका एग्जामिनेशन नहीं होता है, वो एग्जामिनेशन सेक्शन में मूव नहीं होती है, उसका कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है फॉर्म 18। फॉर्म 28 नंबर जो फॉर्म होता है वो कोई भी अगर स्टार्टअप कंपनी है या कोई एमएसएमई है, कोई इंस्टीट्यूट है, ऑप्शनल रहता है, जो अगर आप इससे बिलोंग करते हो स्टार्टअप या एमएसएमई में, तो आपको फॉर्म 28 फाइल करना होता है। फीस क्या रहती है, ये सारी फॉर्म रहते हैं फॉर्म 1, 2, 3, 5 और 18। फीस की बात करते हैं तो अगर कोई नेचुरल पर्सन है, यानी कोई सिंगल आदमी है, सिंगल पर्सन है, सिंगल स्टूडेंट है, या कोई स्टार्टअप है, या कोई स्मॉल एंटिटी है, कोई छोटी कंपनी है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी फीस रहती है लगभग 1600 रुपए फॉर्म 1 के साथ फाइल करना होता है, और 4000 फॉर्म 18 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन सेक्शन में मूव नहीं होती, इसको फॉर्म 18 बोलते हैं। इसकी फीस रहती है लगभग 4000। तो टोटल 5600 यानी कि 5600 रुपए आपको फाइल करने होते हैं लगभग, अगर 30 पेज का आपका सब्जेक्ट मैटर है, 30 पेज का। और जो क्लेम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बेस पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो अगर 10 क्लेम है और 30 पेज का सब्जेक्ट मैटर, तो इतनी फीस लगभग आपकी रहती है। अगर यही कंपेरिजन अगर हम बड़ी कंपनी से करें, तो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, तो उनकी फीस रहती है लगभग 28,000 रुपए। तो ये आप देखोगे कि लगभग 80% तक फीस कम रहती है। किसकी? कोई स्टूडेंट है, कोई फैकल्टी है, कोई या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से फाइल करता है, या कोई स्टार्टअप है, तो इनकी फीस रहती है लगभग 5600 रुपए। हाउ आईपी ऑफिस सपोर्टिंग द इनोवेशन, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है वो कैसे इनोवेशन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 80% तक फीस कम रहती है। जो भी स्टार्टअप है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्मॉल एंटिटी है, या कोई भी
नेचुरल पर्सन है तो उसकी 80% तक फीस रहती है। आप उसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग घर पे बैठ के भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, SMS अलर्ट, ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे ही मिलती है। और जब भी आप अगर ऑनलाइन फाइल करते हो तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की वेबसाइट को विजिट करना होता है, ipindia.gov.in। इस पे जब भी आप फाइल करते हो, जब आप उसको विजिट करते हो तो उसके होम पेज पे जो ऑप्शन क्लिक होता है उस पे पेटेंट लिखा होता है, पेटेंट पे आप कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग इस पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट वाला पेज इस तरह से ओपन होता है, जिसमें आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, और आप ऑनलाइन तभी फाइल कर सकते हो जब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर हो। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते। हाँ, आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ से आप ऑनलाइन सिग्नेचर क्रिएट करवा सकते हो। तो ये आपका इस तरह से ऑनलाइन फाइलिंग रहती है। और अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने फाइल किया है वो उसका जो एग्जामिनेशन है, उसका जो रिप्लाई है आपको फटाफट मिले, यानी कि एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन चाहते हो, यानी कि स्पीडी कंडीशन में, यानी कि फास्ट कंडीशन में, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई चाहिए उसका जो भी आपने फाइल किया है विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में, तो वो किस कंडीशन में पॉसिबल हो पाता है? अगर आप एक स्टार्टअप है, जो भी आपके पास कोई स्टार्टअप कंपनी है या आप एक स्मॉल एंटिटी है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि ये जो भी अगर कोई महिला कोई फाइल करती है, कोई फीमेल अगर एप्लीकेंट, अगर सिंगल एप्लीकेंट भी अगर फीमेल है, मान लो 2 से 4 लोगों ने मिलकर फाइल किया, बट उसमें अगर एटलीस्ट 1 जो कैंडिडेट अगर वो फीमेल है तो उसको भी फास्ट कंडीशन में एग्जामिनेशन करवाना है। और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं या कोई एग्रीमेंट रहता है फॉरेन कंट्री के साथ, तो वो उस कंडीशन में एक्सपेक्टेड कंडीशन में एग्जामिनेशन करवा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कई बार हम कोई चीज बना रहे होते हैं, कोई डेवलप कर रहे होते हैं कोई डिवाइस को, तो ऐसा लगता है कि इसमें काफी सारा टाइम लगेगा, तो हमें जब तक वो फुली फ्लैश में डेवलप नहीं होती तब तक उसका वेट नहीं करना होता है। जो भी आपके पास एक ब्लूप्रिंट रहता है, आपके दिमाग में आइडिया रहता है कि इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा, इस तरह से डिवाइस बनेगी, तो आप उसको प्रोविजनली फाइल कर सकते हो एक इनिशियली फॉर्म में। जितना भी थोड़ा वो सब्जेक्ट मैटर रहता है 5-6 पेज का, उसको फाइल कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोविजनली फाइलिंग। और ये वही फाइल कर सकता है जो इंडियन रेजिडेंट है, केवल इंडिया से बिलोंग करते हो तो ये आप फाइल कर सकते हो इंडिया में। और जब आप कंप्लीट फाइल करते हो तो उसके लिए आपको 12 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जिसको हम आरक्यू फॉर्म बोलते हैं, जो फॉर्म 18 था, कि जब तक आप फॉर्म 18 फाइल नहीं करोगे, फॉर्म 18 फाइल नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो एग्जामिनेशन सेक्शन में मूव नहीं होती है। तो वो आप फाइल कर सकते हो लगभग 48 मंथ में, लगभग 4 साल में। जब भी आप फर्स्ट डे आज आपने फाइल किया, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो 4 साल का टाइम रहता है कि आप 4 साल में कभी भी फॉर्म 18 फाइल करके आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जामिन करवा सकते हो, उसका रिप्लाई ले सकते हो कि जो आपने फाइल किया उसका क्या रिप्लाई मिलेगा। तो 4 साल में कभी भी फाइल कर सकते हो आप इसको। रिप्लाई टू FER, जब आप फॉर्म 18 फाइल कर देते हो और जब आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन हो जाती है तो एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उसको बोलते हैं हम FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको उसका रिपोर्ट मिल रहा है, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसका रिप्लाई आपको विद इन द 6 मंथ्स में देना होता है। हालांकि आप उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हो, तो टोटल 9 मंथ्स का टाइम रहता है। फॉर्म 3, अगर आपने फॉरेन में भी कुछ फाइल किया है तो आपकी डिटेल उसको देनी होती है इंडिया में फॉर्म 3 के रूप में विद इन द 6 मंथ। जब भी आप फर्स्ट टाइम फाइल करते हो तो उसके विद इन द 6 महीने में आपको बताना होता है कि हाँ मैंने फलाना कंट्री में फाइल किया है। फॉर्म 5, अगर एप्लीकेंट और इन्वेंटर डिफरेंट रहते हैं तो फॉर्म 5 फाइल करना होता है विद इन द 1 मंथ में, और आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को विद इन द 15 मंथ्स में। तो उसमें कुछ आपका जो आर्ग्यू फीस रहती है वो आपको कुछ रिफंड हो जाती है। तो जब आपकी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो आप प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए या कोई डिवाइस के लिए, और जब आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन हो जाती है और जब उसका रिप्लाई आप देते हो अच्छे से और सारे ऑब्जेक्शन जब मीट हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एक मोनोपोली राइट का, आपके एकाधिकार का, हाँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, इस पर्टिकुलर डिवाइस पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही राइट है। और वो राइट रहता है लगभग 20 साल के लिए। जिस दिन आप फाइल करते हो उसमें वो डेट मेंशन रहती है, डेट ऑफ फाइलिंग की। इसके 20 साल तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप कई मोनोपोली रहती है, आपका एकाधिकार रहता है। और इसमें आपका पेटेंट नंबर रहता है जो कि यूनिक होता है, और एप्लीकेशन नंबर जब फर्स्ट डे आप फाइल करते हो तो एक एप्लीकेशन नंबर उसमें मेंशन रहता है, और पेटेंटी का नाम होता है जो फाइल करता है, तो जो एप्लीकेंट होता है। तो ये सारी चीज इसमें मेंशन रहती है, सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको इस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस का जब आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर उस प्रोसेस पे या कोई डिवाइस पे, उस पर्टिकुलर चीज पे इस पेटेंट सर्टिफिकेट के तहत आपकी उस पे मोनोपोली हो जाती है। तो जब भी कोई थर्ड पार्टी आपके जैसा कोई प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है, तो आप उसको लीगल नोटिस दे सकते हो। तो इस तरह से आपका पेटेंट सर्टिफिकेट रहता है।
तो ये हमारा पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जब भी हम टेक्निक से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाते हैं या कोई कंपोजिशन बनाते हैं, वो प्रोडक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ड्रग बना रहा है, कोई वैक्सीन बना रहा है, या कोई इंजीनियर है तो कोई डिवाइस बना रहा है जो पब्लिक के लाइफस्टाइल को इजी बनाती है, जो हमारे घरों में काम आती है। वो डिवाइस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उस डिवाइस को, और उस डिवाइस के पीछे एक प्रोसेस रहता है कि वो डिवाइस किस तरह से काम कर रही है। तो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोसेस है, उसमें एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिसमें एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई है, उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये आपका पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। कंडीशन क्या है? वो जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो प्रोसेस आप बना रहे हो, वो नया होना चाहिए। वो पहले से किसी भी लिटरेचर में, किसी भी बुक में, किसी भी सोशल मीडिया में, किसी भी जर्नल में पहले से वो चीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले से ही कहीं भी अवेलेबल है तो उसकी जो नोवेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो खत्म हो जाता है। उस केस में आपको राइट नहीं मिलता है। और पेटेंट आपका टेरिटोरियल राइट होता है। अगर आपने इंडिया में फाइल किया है और आपको इंडिया में पेटेंट मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से ये आपका पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। इसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन भी बोलते हैं। डिजाइन एक्ट 2000 एंड डिजाइन रूल्स 2001। डिजाइन मींस ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑन एन आर्टिकल, फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ornament or composition of lines or color applied to any article whether in 2D or 3D or in both form by any industrial process or means, मतलब कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूटी का डिजाइन अलग अलग होता है हर कंपनी की कार का डिजाइन अलग अलग होता है, हर कंपनी के मोबाइल का डिजाइन अलग अलग होता है, हर कंपनी के लैपटॉप का डिजाइन अलग अलग होता है, हर कंपनी के पेन ड्राइव का डिजाइन अलग अलग होता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट में लॉन्च करती है, उसका एक इतना एक सुंदर या एक आई कैचिंग फीचर उसमें डालती है कि लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। मान लीजिए एक की दो स्कूटी है अलग अलग कंपनी की, और उनका प्राइस भी सेम है और टेक्नोलॉजी भी उसमें सेम काम में ली गई, सब कुछ उसमें सेम है। तो कोई कस्टमर उसको क्यों खरीदेगा? जो उसको अच्छी लगेगी, जो उसमें एक गुड लुकिंग फीचर होगा, जो उसमें एक एस्थेटिक अपीयरेंस होगी कि हाँ मैं तो इस स्कूटी को खरीदूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा सुंदर दिख रही है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाती है कि वो कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा उसको एक्वायर करे, ज्यादा से ज्यादा परचेज करे। और आप मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आपकी कोई कंपनी है और आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपने कोई यूनिक उस प्रोडक्ट का एक यूनिक डिजाइन बनाया है और आप चाहते हैं कि उस जो यूनिक डिजाइन का प्रोटेक्शन, जो उसका एक्सक्लूसिव राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के पास रहे, कोई दूसरा उस डिजाइन को कॉपी ना कर ले, तो सबसे पहले उस डिजाइन को आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो डिजाइन मींस कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक एस्थेटिक अपीयरेंस होती है, उसमें एक आई कैचिंग फीचर होता है, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है। और जब भी किसी के नाम को डिजाइन रजिस्टर में कोई चीज दर्ज होती है तो उसका टाइम से रहता है लगभग 10 ईयर्स के लिए, आप उसको फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो जो भी फेमस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर होते हैं, तो जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसी के बाद वो अपने मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो फेमस डिजाइनर वगैरह रहते हैं, उनके प्रोडक्ट रहते हैं तो वो सब अपना रजिस्टर करवाते हैं। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट जो डिजाइन के माध्यम से पहचाना जाए, उसमें एक गुड लुकिंग हो, एक गुड अट्रैक्शन हो और उसमें एक आई कैचिंग फीचर हो, उसकी एक एस्थेटिक अपीयरेंस हो, दैट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट डिजाइन एक्ट। सो कोई भी बोतल का शेप आपने देखा होगा, हर कंपनी की बोतल का शेप डिजाइन अलग अलग रहता है, हर कंपनी की शैम्पू का जो बोतल का डिजाइन होता है वो भी अलग अलग रहता है। यानी कंपनी उसको इस तरह से बनाती है कि लोग उसको परचेज करें। जैसे इस तरह के डिजाइन आपने देखे होंगे, तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाए जाते हैं। तो और जब भी हम डिजाइन एक्ट की बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेट को भी डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है। सेट मींस ए नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ द सेम जनरल कैरेक्टर ordinarily sold together or intend to be used together, all wearing the same design with or without modification, not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof। मींस जब कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो किसी भी कंपनी का, अगर उसमें एक सेट है, जैसे एक सोफा सेट है, एक जूती सेट है, एक ज्वेलरी सेट है, तो उसमें एक सेट रहता है और उसी सेट को सिंगल नहीं बेचना है, उसको सिंगल परचेज कभी नहीं बेचते हैं। उसका एक पूरे सेट के साथ जब वो उसकी परचेज किया जाता है, उसको सेल आउट किया जाता है, तो एक सेट रहता है, तो उस सेट को भी हम डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वॉच दिख रही है, अलग अलग कंपनी का उनका एक अलग डिजाइन रहता है, अलग अलग कंपनी की बाइसिकल का अलग डिजाइन रहता है। तो जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूनिक डिजाइन से अलग बनाती है उसको, तो उसको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाती है।
For a design to be registered under the Design Act, it must satisfy the following 6 conditions. The design should be new or original. जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आइदर पेटेंट हो और डिजाइन हो, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उसको सबसे पहले क्या, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब आप अपनी एबिलिटी से, अपनी बुद्धि से जब आप क्रिएट करते हो, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हम सब में फॉलो होती है कि वो नया होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो पहले से पब्लिश नहीं होना चाहिए, आइदर आपका सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, जर्नल है, वो कहीं भी वो पब्लिश नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, उसको आप डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट, उसमें एक शेप होती है, उस पे कुछ भी लाइनिंग हो सकती है, कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, आइदर 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, उसको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाई जा सकता है। और जिसका एक इंडस्ट्री लेवल पे एक प्रोसेस हो, यानी कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो होके गुजरती हो कोई भी चीज, उसको डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है। हालांकि पेंटिंग और जो मूर्तियां होती है, जो स्कल्पचर रहता है, उसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्री नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं होता है और वो बल्क में भी नहीं बनाई जाती। तो पेंटिंग और जो स्कल्पचर आपका रहता है वो कॉपीराइट में जाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसकी एक एस्थेटिक अपीयरेंस हो, जो गुड लुकिंग हो, डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई एम्बलम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कई कंडीशंस भी रहती है, उसमें क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है वो आप वेबसाइट पे पूरा देख सकते हैं। तो ये आपने एक फेमस कंपनी का देखा होगा, एक यूनिक डिजाइन है और इस डिजाइन के माध्यम से लोग उसको परचेज करते हैं। तो इस तरह से आपका डिजाइन रहता है। और जब भी कोई डिजाइन फाइल करता है तो उसकी फीस रहती है। अगर आप एक नेचुरल सिंगल स्टूडेंट है, नेचुरल पर्सन है या आप स्टार्टअप है, तो उसकी फीस रहती है लगभग 1000 रुपीज। और इसकी कंपेरिजन अगर बड़ी कंपनी से करें तो उसकी फीस रहती है लगभग 4000। और उसमें वही फिर एप्लीकेंट का फुल नेम, उसकी राष्ट्रीयता क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, और उसमें अलग अलग क्लास रहती है कि कौन सी क्लास में आपको उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसमें क्लास नंबर आपको मेंशन करना होता है। और जो भी आप फाइल करें उसका 2 सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन जो डिजाइन है, उस डिजाइन की 2 फोटो आपको 2 सेट्स आपको फाइल करने होते हैं। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू फाइल करते हैं तो फॉर्म 21 भी आपको फाइल करना पड़ता है। और आप एक स्टार्टअप है तो फॉर्म 24 आपको फाइल करना होता है। और जब भी आप डिजाइन फाइल करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारा जर्नल निकलता है एक ऑफिस का, पेटेंट ऑफिस का, उस जर्नल में उसको पब्लिश किया जाता है। तो उसमें क्लास नंबर रहती है, एक डिजाइन नंबर रहता है, एप्लीकेंट की डिटेल रहती है जिसने अभी फाइल किया है, डिजाइन नंबर रहता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहती है, उसका टाइटल रहता है और वेस्ट व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो ये हम डिजाइन की बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन में। सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो स्लाइड सही चल रही है? हाँ सर। तो ये हमने 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ी, पेटेंट एंड डिजाइन। पेटेंट में हम टेक्निक की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी प्रोसेस की बात करते हैं। डिजाइन में किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड बात होती है, चाहे वो फैशन डिजाइनर हो या किसी भी बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट का डिजाइन हो, कोई स्कूटी का डिजाइन हो, कोई बाइसिकल का डिजाइन हो, किसी मोबाइल का डिजाइन हो। तो सबसे पहले कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाती है। कई बार बोलते हैं कि मैंने डिजाइन का पेटेंट करवा लिया, वो एक लीगल लैंग्वेज नहीं है। डिजाइन अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट अलग तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर कोई डिजाइन है तो आप उसको डिजाइन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर कोई टेक्निक है आपके पास, कोई प्रोडक्ट है, आइदर प्रोसेस है या कोई डिवाइस है, तो आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्रेड, ट्रेड मीन्स कोई बिजनेस, मार्क्स मतलब कोई बिजनेस की जो एंटाइटी होती है। जब भी कोई बिजनेस, कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसका एक कोई ना कोई लोगो रहता है, कोई स्लोगन रहता है, कोई वर्ड रहता है, कोई नेम रहता है। तो आपने देखे होंगे, इतनी सारी कंपनियां देखी होगी और सबका लोगो अलग अलग रहता है, उसका एक अलग डिजाइन रहता है उस लोगो का। तो वो सारा का सारा जो उसका लोगो रहता है, जो स्लोगन रहता है, जो सिंबल रहता है, उसको हम ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर कराते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम, सिंबल और डिवाइस identify and distinguish the source of the goods or service of one trader from those of other। मान लीजिए आपके पास 10 मोबाइल सामने आपके रखे हैं और अलग अलग कंपनी के मोबाइल है, और जब आपको कहा जाए कि आपको उस एक पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल ही चूज करना है, तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी का लोगो आपके माइंड में है, तो आप उस लोगो की या उस वर्ड के माध्यम से या उस नेम के माध्यम से उस पर्टिकुलर कंपनी के मोबाइल को सेलेक्ट करोगे जिस पे आप विश्वास करते हो। तो यानी कि जो आपका ट्रेडमार्क है वो आइडेंटिफाई करता है और डिस्टिंग्विश करता है सोर्स ऑफ द गुड्स और सर्विस फ्रॉम वन ट्रेडर फ्रॉम दोज ऑफ अदर। यानी कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को जब आप किसी लोगो के माध्यम से पहचानते हो, उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी जो कारीगर हुआ करते थे, तो जब भी वो कोई चीज बनाते थे, कोई वस्तु बनाते थे, कोई भी कलाकृति बनाते थे, तो उस पे अपनी एक मोहर लगाते थे, एक सिंबल उस पे छापते थे कि हाँ
और उस सिंबल को या उस मोहर को देख के कोई थर्ड पार्टी कोई भी आदमी उसको देख के बोल सकता था कि हाँ ये डिजाइन है, ये जो डिवाइस जो बनाई है, ये कोई भी जो मूर्ति जो बनाई है वो पर्टिकुलर उस कारीगर की है। तो वो उस पर्टिकुलर कारीगर का क्या हुआ करता था, वो ट्रेडमार्क हुआ करता था, यानी उसका बिजनेस करने का एक पर्पस एजेंडा था, जो एक एंटाइटी थी उसकी, जो उसको हम ट्रेडमार्क्स बोलते हैं। प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव मोनोपोली ओवर ए क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, अलाउ ए बिजनेस एंटाइटी टू बिल्ड पब्लिक गुडविल एंड ब्रांड रेपुटेशन। और कई बार क्या होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से लॉन्च करती है कि उस प्रोडक्ट पे जो पर्टिकुलर लोगो रहता है, और जब कभी उसका एक प्रोडक्ट जब फेमस हो जाता है उसका उस लोगों के माध्यम से, तो कंपनी क्या करती है, अपने ब्रांड को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई तरह के और भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जैसे कि आपने देखा होगा मैगी का सॉस है, मैगी के नूडल्स है। तो आपको लोगो आपके बिजनेस को पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण, एक अहम भूमिका अदा करता है। जैसे आपने देखा होगा मैकडी, कोका कोला, स्पोर्ट्स वियर कंपनी है, इवन गूगल्स का भी अलग लोगो रहता है। और कई बार हम कोलंबिया प्रोडक्शन हाउस की मूवी देखते हैं तो उसमें एक स्टेच्यू आता है एक महिला का, तो वो भी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। नौकरी.com का एक अलग लोगो है। पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, इसका एक अलग लोगो रहता है। और कई बार अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी है तो उसमें एक मेट्रो गोल्डविन मेयर का एक साइन आता है, एक दहाड़ते हुए शेर की फोटो आती है स्टार्टिंग में। तो वो भी क्या है, एक साउंड है वो। इवन साउंड कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क, यानी कि वो साउंड भी एक ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाया जा सकता है। और जो नोकिया की वेल नोन ट्यून है उससे तो हम सभी भली भांति परिचित है। तो जो नोकिया की ट्यून थी, जो साउंड था, वो भी ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है। इंटेल जो प्रोसेसर है, एप्पल है, इन सब की ट्यून भी क्या है, ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। इवन आपने देखा अभी इंडिया में तो नहीं है, बट किसी फॉरेन में, जैसे यूएस में, किसी पर्टिकुलर कंपनी की जो स्मेल है, एक प्रोडक्ट का कोई एक सेंट है, एक स्मेल है, वो भी रजिस्ट्रेशन होता है। बट इंडिया में ये सब नहीं होता है। जैसे हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट मैटर ट्रेडमार्क, जैसे नाइकी है, एक वर्ड भी है, एक नाम भी कुछ दिया गया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी है ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो जब भी हम लोगों की बात करते हैं, स्लोगन की बात करते हैं, किसी वर्ड की बात करते हैं, नेम की बात करते हैं, हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं। तो जैसे बिस्लरी के नाम से अपने राजस्थान में अलग अलग दुकानों पे जाओ, अलग नाम से बिकती है वो, ब्रिस्ली, बेलसरी, बिस्ली। बट हमें जब भी प्रोडक्ट परचेज करना होता है पर्टिकुलर कंपनी का, तो उसका एक यूनिक लोगो देख के ही पहचानना होता है। जैसे अभी रिसेंटली बिस्लरी ने एक टैगलाइन भी जनरेट की है ट्रेडमार्क में, कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। तो एक गुड ट्रेडमार्क, जब भी आप कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हो, एक गुड ट्रेडमार्क क्या होता है, इनहेरेंट होना चाहिए, एक्वायर्ड होना चाहिए, ऑनेस्टली अडॉप्टेड होना चाहिए। मींस क्योंकि ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम इसीलिए बोलते हैं कि वो जब भी कोई अपनी व्यक्ति या कोई स्टूडेंट, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी एनी पर्सन जब अपना इंटेलेक्ट यूज करके जो उस प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है, तो ट्रेडमार्क भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो हमें भी अपने दिमाग से उसको क्रिएट करना होता है। हालांकि जब भी हम कोई क्रिएट करते हैं तो हो सकता है वो एग्जिस्टिंग में कोई चीज है उससे मैच कर रही है, तो हमें जब भी हम कोई लोगो फाइल करते हैं, कोई स्लोगन फाइल करते हैं, तो हम उसको सर्च करना होता है। वेबसाइट पे उसका सर्च फाइंडर का एक ऑप्शन रहता है, तो आप उसमें जाकर उसमें सर्च भी कर सकते हो। और जो ट्रेडमार्क रहता है वो आपका क्रिमिनल ऑफेंस होता है। जब भी आप किसी का ट्रेडमार्क यूज करते हो विदाउट उसकी परमिशन के, तो बाकी तो फाइनेंशियल ऑफेंस होता है, बट ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक ऐसे ऑफेंस है जो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं, तो एक अपराध होता है। जैसे अगर आप कुछ फाइल कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं फाइल करना होता है कि जैसे नाइक का अवेलेबल है पहले से ही, कोई हाइक बना के लेके आ गया कि मुझे इस तरह में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो पहले से वो, क्योंकि वो तो आपकी दिमाग की उपज नहीं है, वो तो आपने कॉपी पेस्ट किया है, या फिर KFG लेके आ गया कोई KFC से मिलता जुलता, तो इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होते। बिल्कुल नया होना चाहिए। जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो नई होनी चाहिए वो चीज, और जो पब्लिक के काम आती हो, पब्लिक के लाइफस्टाइल को इजी बनाती हो, वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। और कई बार हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पे TM लिखा होता है, कभी लिखा होता है R, तो उसमें जो बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब मान लो कोई भी कंपनी जब ओपन होती है, तो सबसे पहले अपने उसका एक लोगो रहता है, उस लोगो को ट्रेडमार्क ऑफिस में फाइल करती है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उस पर्टिकुलर नाम से, उस पर्टिकुलर कंपनी के नाम से। और जब तक उसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रहता है ट्रेडमार्क ऑफिस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तब तक वो TM यूज कर सकती है। और जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस लोगो का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, तब उसको वो R रजिस्टर्ड नाम से उसको यूज देखती है, हम उसको पहचानते हैं उसको। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है TM एंड R में। TM मींस अनरजिस्टर्ड लोगो, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ट्रेडमार्क रहता है, और ये स्टार्टिंग में 10 साल के लिए मिलता है, उसको फर्दर 10-10 साल के लिए उसको रिन्यू कराया जा सकता है। तो ये ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क में हम लोगों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट की। Copyright is an exclusive legal right granted to creators on expression of an idea. Copyright owner has a right to reproduce, translate, adapt, perform, distribute, and publicly display the work.
तो कोई भी कॉपीराइट का मीन्स ये होता है कि कोई भी लिटरेचर वर्क आपका, कोई भी लिटरेरी वर्क है, जो भी आप लिटरेचर में लिखते हो, कोई भी पोएम लिखी है आपने, कुछ भी आपने लिखा है एनीथिंग, तो वो आपका उसका कॉपीराइट रहता है। कोई आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि पेंटिंग की बात करते हैं हम, तो वो भी किस में आता है, कॉपीराइट में आता है। कोई ड्रामा होता है, म्यूजिकल वर्क है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, कोई सिनेमेटोग्राफी फिल्म है, जैसे हर कोई मूवी, जब भी कोई मूवी बनती है तो उसकी एक स्टोरी रहती है, तो वो भी कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड रहती है। तो कोई भी लिटरेचर, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामा, म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म, कोरियोग्राफी, ये सारा का सारा कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड रहता है। और जब कॉपीराइट एक्ट आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपके पास कई तरह के राइट्स रहते हैं। तो राइट ऑफ ऑथर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, इकोनॉमिक राइट, जब भी आप कोई बुक लिखते हो, कोई लिटरेचर लिखते हो, तो उसको आप जब सेल करते हो, बेचते हो, तो आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। तो इकोनॉमिक राइट अलाउ करती है कॉपीराइट। इकोनॉमिक राइट्स अलाउ राइट ओनर टू डिराइव फाइनेंशियल रिवार्ड फ्रॉम द यूज ऑफ दियर वर्क बाई अदर्स। मोरल राइट, क्योंकि जब भी आपके नाम से किसी भी चीज का कॉपीराइट रहता है, कोई भी लिटरेचर का, तो कोई थर्ड पार्टी जो भी आपका पब्लिशर होता है वो बिना आपकी परमिशन के, विदाउट योर कंसेंट, वो उसको चेंज नहीं कर सकता, इवन ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो वो आपका उसमें सारा का सारा राइट ऑथर के पास रहता है, तो वो आपका मोरल राइट रहता है। हालांकि अगर आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है वो ट्रांसफरेबल राइट है या नहीं है, या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है। तो इस तरह से आपका राइट रहता है। जब भी हम पब्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, तो इसका जो म्यूजिकल जो वर्क रहता है, इसका टाइम पीरियड रहता है लाइफ ऑफ ऑथर, यानी कि जब तक वो जिंदा है प्लस उसके 60 साल तक उसका राइट रहता है। सिनेमेटोग्राफी, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग, तो उसका राइट रहता है 60 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जो भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, क्रिकेट मैच वगैरह की, तो इनका रहता है 25 ईयर। और कोई म्यूजिशियन की परफॉर्मेंस वगैरह रहती है, उसका रहता है 50 ईयर्स फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच परफॉर्मेंस इज मेड। और आप इसको फॉर्म 14 फाइल करके उसको अप्लाई कर सकते हो। और ये आपका कॉपी राइट रहता है। इसमें एक फीस रहती है, जो लिटरेचर से रिलेटेड या ड्रामा से रिलेटेड रहता है तो 500 रहती है, या कोई बड़े लेवल पे आर्टिस्टिक वर्क है तो उसकी 2000 रहती है, साउंड रिकॉर्डिंग की 2000, और जो सिनेमाटोग्राफी फिल्म है, कोई मूवी की स्टोरी है, तो उसकी भी 5000 रहती है। तो इस तरह से कॉपीराइट मीन्स कोई भी लिटरेचर, कोई भी ड्रामा, कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग, कोई भी कोरियोग्राफी, या कोई भी मूवी की स्टोरी, वो सारा का सारा आपका कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड रहता है। कॉपीराइट आपको मॉरल राइट एज वेल एज इकोनॉमिक राइट अवेलेबल करवाता है, यानी कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो सारा का सारा आपका कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। तो हमने पेटेंट पढ़ा, डिजाइन पढ़ा, ट्रेडमार्क पढ़ा और कॉपीराइट पढ़ा। तो ये आप सब देख रहे हैं कि ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसमें कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी पर्सन अपना दिमाग यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको कौन से एक्ट में रजिस्टर करवाना है। अगर कोई टेक्निक है तो पेटेंट में जाएगा, कोई यूनिक डिजाइन है प्रोडक्ट का तो डिजाइन में जाएगा, कोई लोगो है, कोई स्लोगन है, कोई वर्ड है, तो वो सारा का सारा ट्रेडमार्क में जाता है। कोई भी लिटरेचर है, कोई ड्रामा है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, जो भी है आपका कॉपीराइट है उसका, कोई मूर्ति है, कोई पेंटिंग है, तो वो सारा का सारा कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि यूनिक, एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम SICLD बोलते हैं। SICLD मीन्स सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। अगर हम बात करें कि SICLD क्या है, तो SICLD हालांकि स्टार्टिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं था, बट बाद में इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया गया। पहले तो चर्चा करते हैं कि होता क्या है SICLD। SICLD मीन्स सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन, means a product having transistor and other circuitry element inseparably formed or inside a semiconductor or insulating material designed to perform an electronic circuitry function. Layout design means a layout of transistor and other circuitry elements and includes lead wire connecting such elements and expressed in a manner in SIC. अगर आपने अपने घर में जैसे रेडियो रहता है, उसको अगर आपने ओपन किया है तो उस पे अंदर जब उसको खोल के देखते हैं तो एक प्लेट पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर उस पे मेंशन रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, और उन ट्रांजिस्टर की एक यूनिक वायरिंग रहती है, उनका एक यूनिक लेआउट डिजाइन रहता है। तो वो जो ट्रांजिस्टर की जो वायरिंग है उस तरह की प्लेट पे, उसको हम SICLD के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। आपने मोबाइल के अंदर चिप वगैरह देखी होगी, कंप्यूटर के अंदर चिप देखी होगी CPU में, वो भी एक SICLD है। हालांकि जब स्टार्टिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं था, पर बाद में जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का दौर शुरू, मीन्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ, तब इस तरह की चिप की जानकारी लोगों में बढ़ने लगी। और अगर आजकल हम देखते हैं मोबाइल के अंदर तरह तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं। हर कंपनी, अलग अलग कंपनी अपना प्रोसेसर लॉन्च करती है, उसको मोबाइल में रखती है, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव रहती है। तो सारे के सारे प्रोसेसर या चिप से जो रिलेटेड वर्क रहता है
और जो व्यक्ति विशेष कोई भी उससे एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति ही इसको जनरेट करता है, उसकी लेआउट को डिजाइन बनाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है, तो वो सारा का सारा जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो लेआउट डिजाइन रहती है वो आपको SICLD एक्ट में रजिस्टर करवानी होती है। इसका ऑफिस दिल्ली में रहता है और 10 ईयर्स के लिए इसका प्रोटेक्शन दिया जाता है। इस तरह से आपका SICLD रहता है। क्राइटेरिया क्या रहता है SICLD रजिस्ट्रेशन के लिए? ओरिजिनल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, बीइंग डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर लेआउट डिजाइन, नॉट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड होना चाहिए, a creator of layout design who is an Indian national or national of a convention country can apply for registration. If no objection or opposition, the SICLD will be registered. यानी जो डिजिटल मीडिया से जो रिलेटेड वर्क है, जो टेक्निक से रिलेटेड, जो चिप का जो इनोवेशन कोई करता है, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड लेआउट डिजाइन का, उसको हम SICLD एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इवन ये कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना IPR है। इसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जियोग्राफिकल, यानी कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पर्टिकुलर एक जियोग्राफी से रिलेटेड एरिया की बात करेंगे, उस एरिया की बात करेंगे। जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में फेमस होती है, उसका प्रोडक्शन उसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है, उसमें एक यूनिक टेस्ट होता है, उसमें एक यूनिक क्वालिटी होती है जिसकी काफी डिमांड रहती है किसी भी क्षेत्र में, उसको हम अंडर द इंडियन GI एक्ट उसको GI टैग से डिनोट करते हैं। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन मींस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GI भी बोलते हैं, इज एन इंडिकेशन that identify a product that have a specific geographical origin and possess quality or a reputation that are due to that origin। यानी कि जब किसी भी इंडिया के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, हर इंडिया में हर तरह के भौगोलिक क्षेत्र है, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में कहाँ पे कौन सा है भौगोलिक क्षेत्र है, तो उस एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में जब कोई एक चीज फेमस होती है और वो चीज सिर्फ उसी भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है, कोई नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, साउथ में है तो साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और जब कोई चीज भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड कोई चीज, वहां पे कोई प्रोडक्ट जब फेमस होती है, तो उस चीज के साथ साथ जो पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका भी नाम होता है, उसकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और लोग उस चीज के नाम से ही उसको उस भौगोलिक क्षेत्र के नाम से ही उस चीज को परचेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नासिक के अंगूर, जयपुर की कठपुतली, बीकानेरी भुजिया, तो ये सारा का सारा GI टैग है, जिसको जब भी कोई चीज फेमस होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अंडर द इंडियन GI एक्ट उसको GI टैग से डिनोट करती है, ताकि उसका और मार्केट वैल्यू बढ़े और उसमें वहां के लोगों को और उसमें आर्थिक लाभ हो। जैसे अगर हम बात करें बोविली वीणा, बोविली एक क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह की वीणा बनाई गई, आंध्रा के अंदर एक क्षेत्र है, तो उस वीणा की वजह से उस क्षेत्र का नाम फेमस हो गया। बस्तर डोगरा, बस्तर का आपने नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, और वहां के डोगरा काफी फेमस है। डोगरा मीन्स की अगर हम बात करें, जैसे आपने नाम सुना होगा मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता, उस सभ्यता की बात करते हैं हम। उस टाइम पे जो कबीले के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइब्स पीपल थे, उस टाइम वो क्या करते थे, जो नदी के किनारे की जो काली मिट्टी होती थी, जो ब्लैक सॉइल होती थी, उसको और जो मधुमक्खी के छत्ते में से शहद निकालने के बाद एक वैक्स बचता है, उस वैक्स से मिला के एक ऐसा मटेरियल तैयार करते थे और इससे भी छोटे छोटे हाथी बनाते थे और छोटे छोटे मोर बना दिए, कोई छोटी देवी देवताओं की धार्मिक तस्वीरें बना दी, और उनकी काफी डिमांड रहती है ना, नॉट इन इंडिया, इवन फॉरेन में भी इनकी काफी डिमांड है। और जो छोटे छोटे ढोकरा है उसको हम बस्तर ढोकरा के नाम से जानते हैं और काफी ड्यूरेबिलिटी इनकी रहती है, और उनको बनाने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि लोग फॉरेन से भी इस पे रिसर्च करने के लिए आते हैं कि वास्तव में बनाया कैसे जाता है। तो ये एक तरह की वहाँ के, और इस ढोकरा की वजह से वहाँ का काफी नाम भी फेमस हुआ है। तो आप इसको सर्च करना, देखना, इसमें काफी इंटरेस्टिंग आपको जानकारी इसमें मिलेगी। तो ये बस्तर ढोकरा भी एक यूनिक GI टैग है। वायनाड की जीरा कसाला राइस है, वेंकटगिरी साड़ी है, मदुरई की जैस्मिन आपने देखी होगी जो गजरा वगैरह यूज करती है महिलाएं, सूरत जारी क्राफ्ट है, नागपुर का ऑरेंज, नीलगिरी चाय। तो जो भी प्रोडक्ट है उससे पहले एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है, इसलिए हम इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। दार्जिलिंग टी का नाम आपने सुना होगा, सबसे पुराना इंडिया का GI टैग है। मकराना मार्बल, मार्बल सुना है, मकराना मार्बल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज जो ताजमहल है जिसका यूनेस्को में नाम दर्ज है, उसका जो प्रिपरेशन है वो किससे किया गया, मकराना मार्बल से किया गया है और काफी फेमस है। रतलामी सेब का नाम सुना होगा आपने, रतलाम एक जगह है MP के अंदर और उसकी सेब काफी फेमस है। कांचीवरम सिल्क, कांचीवरम एक साउथ में एक जगह है, उसके सिल्क साड़ी जो हैंडलूम्स है वो काफी फेमस रहते हैं। तो जब भी कोई चीज पर्टिकुलर एरिया में फेमस, उसको एक पहचान दिलाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अंडर द इंडियन GI एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाती है। जैसे कोटपुतली ऑफ राजस्थान, कठपुतली ऑफ राजस्थान, बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बंगाल पटचित्रा, चेरियाल पेंटिंग्स, बिदरी वेयर, वर्ली पेंटिंग, ये सारे GI टैग के एग्जांपल है।
बिहार का मगही पान, कोल्हापुर का गुड़, एपीमिडी मैंगो, एपीमिडी कर्नाटका में एक जगह है, उसके मैंगो काफी फेमस है। और जब कश्मीर की बात करते हैं हम, सेफ्रॉन की बात करते हैं, यानी केसर की बात करते हैं, केसर सबसे ज्यादा कश्मीर की लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसमें एक यूनिक क्वालिटी होती है, और वो भी एक जीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है। शाही लीची ऑफ बिहार, कुर्ग ऑरेंज, तेजपुर लीची, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, रत्नागिरी कोकम, चंदेरी फैब्रिक, अम्बोमो राइस। ये आपको लोग दिखाई दे रहा होगा, इस पे एक नाम लिखा हुआ है डिंडीगुल लोग्स। तमिलनाडु में एक सिटी है डिंडीगुल, और वहाँ पे काफी मात्रा में इस तरह के लोग बनाए जाते हैं, और काफी प्रोडक्शन होता है उनका, और काफी इनकी जो खास बात रहती है कि इजीली इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और काफी ड्यूरेबिलिटी रहती है, लोग काफी पसंद करते हैं। और इतनी अधिक मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है कि उस डिंडीगुल सिटी को लोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी एक तरह का जीआई टैग वहाँ गवर्नमेंट ने दे रखा है। एटिकोपाटोज आंध्र प्रदेश के, वो भी एक जीआई टैग है। और इस एक मशरूम आपको दिख रही होगी, एक जम्मू कश्मीर की गुच्ची मशरूम है, जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने फाइल किया है जीआई टैग के लिए। कि और इसकी खास बात ये है कि काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, और ये इतनी मतलब काफी कॉस्टली है। इसकी अगर आप 500 ग्राम की बात करोगे तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए की वो मिलती है। तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, और अभी रिसेंटली इसको जम्मू कश्मीर ने फाइल किया है। और अगर हम बात करें कि विच स्टेट हैज हाईएस्ट जीआई, तो इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई टैग है, तो कर्नाटका। लगभग 47 उसके पास जीआई टैग है कर्नाटका के पास। वो डिपेंड करता है किस तरह के जीआई टैग हो सकते हैं। और अगर हम बात करें, शैंपेन का नाम आपने सुना होगा, फ्रांस की जीआई टैग है, स्कॉच विस्की यूनाइटेड किंगडम, तो एक उस फेमस जीआई टैग है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो कोटा डोरिया, बीकानेरी भुजिया, मोलेला क्ले वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवाड़, प्रतापगढ़ की थेवाड़, मकराना मार्बल, ये सारे सारे क्या है, जीआई टैग है। और किस कंडीशन में जीआई टैग दिया जाता है, नेचर ऑफ गुड्स डिपेंड करता है। अंडर इंडियन जीआई एक्ट द गुड्स हैव बीन डिवाइडेड अंडर 3 मेन कैटेगरी एग्रीकल्चरल लेवल पे। एग्रीकल्चर की बात करें जैसे कि बासमती राइस है, दार्जिलिंग की चाय आपने सुनी होगी, कंगरा टी है, अल्फोंसो है। तो जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट रहता है, जिसमें एक यूनिक टेस्ट होता है, यूनिक क्वालिटी होती है, और उस टेस्ट और क्वालिटी की वजह से उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की एक रेपुटेशन बनती है, उसको हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जीआई एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। अगर कोई चीज नेचुरली वहां पे डेवलप हो रही है, जैसे कि मकराना मार्बल सिर्फ वहीं मकराना में ही पैदा होता है, बनता है, निकलता है खान से, तो वो क्या है, नेचुरल लेवल पे गुड्स हो गया, तो वो नेचुरल भी हो सकता है और एग्रीकल्चरल भी हो सकता है, और एक मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। यानी कि जब कोई चीज पर्टिकुलर एरिया में बनाई जाती है, वहाँ का एक पानी का अलग ही टेस्ट रहता है, और वो चीज वहां से जब बनती है तो उस पर्टिकुलर चीज का भी एक अलग टेस्ट रहता है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड हो सकती है। जैसे अगर खाने की बात करें तो जैसे बीकानेरी भुजिया है, रतलामी सेव है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड है। अगर हम हैंडलूम की बात करें तो बनारस की साड़ी है या कांचीपुरम सिल्क है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड है। तो 3 कंडीशन में जीआई टैग दिया जाता है, एग्रीकल्चरल, नेचुरल हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। तो इस तरह से हम जीआई टैग से डिनोट करते हैं इनको। और वाई टू प्रोटेक्ट जीआई, जीआई जब भी किसी चीज का जीआई में रजिस्ट्रेशन होता है तो वो चीज काफी फेमस होती है, और इस पे कोई भी जो कस्टमर जब परचेज करता है तो उसके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर मान लो बीकानेरी भुजिया एक नॉर्मल भुजिया है, तो हमेशा कस्टमर के दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे बीकानेरी भुजिया को परचेज करना चाहिए, तो एक प्रीमियम प्राइस देकर भी कस्टमर उसको परचेज करता है। और जीआई के केस में क्या रहता है कि जो भी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ी, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आपका कॉपीराइट है, उसमें से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को उसका राइट मिलता है, एक पर्टिकुलर ऑथर को, एक पर्टिकुलर इन्वेंटर होता है, उसको पर्टिकुलर एक सिंगल व्यक्ति को भी एक राइट मिल सकता है। बट जीआई के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीआई एक जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड प्रोटेक्शन है, जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यानी कि एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में एक सिंगल व्यक्ति का हक नहीं हो सकता है। उस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं, पब्लिक निवास करती है, या एक एसोसिएशन रहती है वहां की, वो निवास करती है, वो वहां पे कोई प्रोडक्ट डेवलप करती है, बेचती है, जिसका यूनिक टेस्ट हो, यूनिक रेपुटेशन हो, यूनिक क्वालिटी हो, तो हम जीआई के केस में कभी भी नेचुरल पर्सन को, सिंगल आदमी को कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई टैग नहीं देती है। एक पब्लिक पर पर्टिकुलर सोसाइटी को, एक पर्टिकुलर पब्लिक को जो उस जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है, वहां पे निवास करती है, उन्हीं को जीआई टैग दिया जाता है। तो इतने सारे तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पड़े। अब एक छोटा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड मीन्स बिजनेस। जब कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीक्रेट होता है तो वो ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। क्या होता है, ए ट्रेड सीक्रेट इज एनी प्रैक्टिस और प्रोसेस ऑफ ए कंपनी that is generally not known outside of the company. Information considered a trade secret gives the company an economic advantage over its competitor and is often a product of internal research development. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज से बात करें, जैसे अपन कई बार क्या होता है, किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, और एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेसिपी का यूनिक ही टेस्ट रहता है,
उसमें एक यूनिक क्वालिटी रहती है। और उस कई बार तो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रेसिपी को खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसका एक ट्रेड सीक्रेट रहता है, जब आप उससे पूछोगे वहाँ के शेफ से तो वो बताता नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि उस रेसिपी की वजह से उनका बिजनेस चल रहा है, वो एक सीक्रेट है। जैसे आप बर्गर खाते हो, एक पर्टिकुलर एक कंपनी का ही लोग बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं, जो चिकन वगैरह खाते हैं वो भी पर्टिकुलर कंपनी का चिकन ही पसंद करते हैं। तो क्या रहता है उसमें, उनका एक सीक्रेट रहता है, उनके बिजनेस करने का एक प्रोपेगेंडा रहता है उनका, वो बताते नहीं, एक सीक्रेट रहता है। तो वो सारा का सारा जो सीक्रेट होता है उसकी वजह से उनका बिजनेस चलता है, उसको हम ट्रेड सीक्रेट में रजिस्टर करवाते हैं। और जैसे आपने कोक्स देखा होगा, कोका कोला, उसका कंपोजिशन भी ट्रेड सीक्रेट में रजिस्टर्ड है। तो ये आपका ट्रेड सीक्रेट रहता है। तो हमने इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, हमने पेटेंट पढ़ा, डिजाइन पढ़ा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई, ट्रेड सीक्रेट, एसआईसीएलडी। तो आपने नोटिस किया, आपने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर जगह है, आपने देखा भी है, सुना भी है और आप यूज भी कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि आईपी इज एवरीवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एवरीवेयर। जैसे हमने पेटेंट की बात की, तो 20 साल के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है जब भी आप कोई टेक्निक डेवलप करते हो, जब भी आप कोई प्रोसेस बनाते हो जिसमें कोई प्रोडक्ट रहता है या कोई डिवाइस होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें एक यूनिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, जब वो आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो उसका 20 ईयर्स रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्लोबल और इंटरनेशनल पेटेंट। कभी भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट नहीं मिलता है, टेरिटोरियल राइट रहता है। हर कंपनी के पेटेंट या किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देने के नियम कायदे अलग अलग होते हैं, वो उसकी पर्टिकुलर एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कंट्री में उसका प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको पर्टिकुलर कंट्री में ही मिलेगा, आप दूसरी कंट्री में जाके उस चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते। डिजाइन की बात करें तो 10 साल के लिए मिलता है, उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। ट्रेडमार्क इनिशियली 10 साल के लिए मिलता है, फिर आप उसको रिन्यूअल फीस भर भर के उसको जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आप उसको यूज कर सकते हो। जीआई जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, वो भी इनिशियली 10 साल के लिए मिलता है, फिर वो लाइफ टाइम जब भी आप उस प्रोडक्ट जब तक है वो चलता रहता है। कॉपीराइट में जो भी ऑथर रहता है उसकी लाइफ प्लस 60 साल तक के लिए। और जो हमने बात की कि जीआई कभी भी सिंगल आदमी को नहीं दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट में कितने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपको एक लैपटॉप दिख रहा है, इसका एक यूनिक लोगो है, वो आपका ट्रेडमार्क हो सकता है। जो इसका एक सिंबल है, लोगो है, वो ट्रेडमार्क में जा सकता है। इसका एक यूनिक डिजाइन है, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन। जिस टेक्नोलॉजी पे ये लैपटॉप काम कर रहा है, जिस टेक्निक पे ये वर्क कर रहा है, वो पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकती है। और जो भी इसमें प्रोसेस है, और जब आप इसको परचेज करते हो तो आपको देखा होगा एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट में जो इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, लिखी रहती है, वो आपका कॉपीराइट हो सकती है। थैंक्स तो एक डॉक्टर मनोज बालानी सर, जी आज के जी इस बेहतरीन और संपूर्णता के साथ आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर जानकारी के लिए। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए जानना और समझना बेहद आवश्यक है, और मैं आपके द्वारा जो दिए गए इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरे महाविद्यालय की टीम की तरफ से। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी मैं इस महाविद्यालय की संरक्षिका और महाविद्यालय की प्राचार्य मैम, जिनके कुशल नेतृत्व में एक के बाद एक लगातार वेबिनार है, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल सेशंस का हमारे द्वारा आयोजन किया गया। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल वेबिनार सेशन। थैंक्स सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन। यहाँ से मनोज जी ने हमको समय दिया। सर मुझे 2 मिनट और मिल सकते हैं? जी, मैंने सर पूरा नहीं किया सर था। आपका पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आवाज नहीं आ रही सर? सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 2 मिनट और लगेंगे मेरे को। क्या टाइम है सर? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हो गया था? नहीं पहले कर दिया। अच्छा, ओके।
मेरा अभी सर 2 मिनट का बाकी था, अगर आपकी इजाजत हो तो कंप्लीट करूं। जी सर, प्लीज आवाज नहीं आ रही है कंटिन्यू। सर? आवाज आ रही है मेरी आपको? तो हमने इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, तो हम देख सकते हैं सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अगर हम इस सोनी टीवी की बात करें, दिखाई दे रहा है क्या सभी को? जी सर, दिखाई दे रहा है। थैंक यू मैम। तो इस टीवी की बात करें तो जो सोनी का जो लोगो है, जो सिंबल है, वो ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाया जा सकता है, हो सकता है, और जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है वो पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकती है। इसका एक यूनिक डिजाइन है जो डिजाइन में जा सकता है, और इसका जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड हो सकती है। तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बने, तो हम कह सकते हैं कि हु कैन क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कोई भी स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, एनी पर्सन, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन दिया। 12 साल के एक बच्चे ने गूगल्स बनाए जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनको हेल्प करता है। तो कोई भी किसी भी एज में टेक्निक को डेवलप कर सकता है, उसे अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है। कोई भी वहाँ पे एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई टीचर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, और इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसीज भी आती रहती है। जैसे अलग अलग तरह के आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, उनसे रिलेटेड एग्जामिनर्स की वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती रहती है। और अगर अभी एक छोटा सा 1 मिनट का क्यूज लेते हैं, और स्टूडेंट्स प्लीज आंसर दीजिएगा। जैसे आपको एक पेप्सी दिख रहा होगा, ये आपको ट्रेडमार्क बताना है, कौन सा ट्रेडमार्क हो सकता है। पेप्सी दिख रहा है आपको, और ये आपको अमूल दिख रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या इसमें ट्रेडमार्क दिख रहे हैं आपको। आप लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। दिख रहा है सभी को? अमूल हो गया, पेप्सी हो गया, फिर डिटोल हो गया, कैडबरी हो गया। तो इस तरह से एक जनरल आइडिया देने के लिए बताया है। इसमें बताइए कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है। आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी, और पेंटिंग कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन होता है इसका? जो भी पेंटिंग्स आप लिख के भी बता सकते हैं, स्टूडेंट प्लीज। जो भी पेंटिंग रहती है, मूर्तियां रहती है, वो कॉपीराइट में जाती है। इस सिंगल प्रोडक्ट में कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अगर हम इस लोगो की बात करें तो ट्रेडमार्क हो सकता है, इसका यूनिक डिजाइन हो सकता है। जो भी टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट में जा सकती है। इसमें लोगो की बात हो रही है, इसमें भी लोगो यानी कि ट्रेडमार्क की बात हो रही है। और जो भी क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में आया क्या सभी को? आवाज नहीं आ रही सर आपकी? यस सर। यस सर। चलिए फिर क्लोज करते हैं फिर। तो हमने इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, चाहे पेटेंट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क हो। वो डिपेंड करता है किस टाइप का वर्क है और कौन से एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो पेटेंट हो सकता है, टेक्निक की बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट हो या कोई प्रोसेस हो तो हम उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाएंगे। कोई डिजाइन होगा तो उसको डिजाइन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कोई लोगो होगा, कोई स्लोगन होगा, वो हम ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और कोई ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कोई वर्क रहता है तो उसको SICLD एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और जो GI है वो सिंगल व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है। जो किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड कोई यूनिक टेस्ट और यूनिक क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट में, तो उसको हम GI एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और कॉपीराइट, कोई भी लिटरेचर है, ड्रामा है, म्यूजिक है, कोई भी मूवी की स्टोरी है, तो ये सारा का सारा कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है। चलिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का डॉक्टर मनोज बालान सर से इस विषय पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन है या आपकी कोई भी जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की, वैसे तो सर ने इतने बेहतरीन ढंग से इस पर अपनी प्रस्तुति दी है कि हमें शायद ही कोई पहलू होगा जो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे अछूता रहा हो, लेकिन फिर भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप है वो डॉक्टर मनोज बालान सर हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं, तो आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए। सर सर्विस सेक्टर को भी क्या पेटेंट मिल सकता है, IPR? रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हो आप? जो सर्विस सेक्टर होता है सर, सर्विस ट्रैक्टर, सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र सर, सेवा सर्विस क्षेत्र के बाद क्या बोला वो सुना नहीं दिया, एक मिनट। जस्ट अ सेकंड सर। सर्विस क्या बोल रहे हो आप? सर्विस उनका क्वेश्चन था सर कि जो सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर होता है सर, सेवा क्षेत्र, अच्छा सेवा क्षेत्र, उसमें भी IPR मिलता है क्या? तो उसमें भी IPR करवा सकते हैं क्या अपन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं क्या? IPR ऐसे नहीं दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी जिस भी एक्ट में आपको प्रोटेक्शन चाहिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरह का है। अगर उसमें कोई टेक्निक है तो पेटेंट है, कोई डिजाइन है तो डिजाइन है, कोई लोगो है तो ट्रेडमार्क है। यानी जिस तरह से रिलेटेड आपका वर्क है आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। और उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि वो नया होना चाहिए, उसका कोई इंडस्ट्री लेवल पे कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना होता है। हम ऐसे वर्बली किसी को नहीं बोल सकते कि उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। जब भी कोई भी आप फाइल करते हो तो उसमें क्लेम्स रहते हैं, उस क्लेम्स के बेसिस पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो अगर थोड़ा सा आप वैसे मेरे को खुल के बताएं तो मैं बता सकूंगा। और सर जैसे रिसर्च वगैरह जो होते हैं, रिसर्च करते हैं, वो तो कॉपीराइट जाता है ना, जो भी एप्लीकेशन वगैरह होती है, टेक्निक नहीं जैसे कोई क्वेश्चन बोलो। एनी क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट्स का? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने व्याख्यान की प्रस्तुति के लिए। और मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हमारी प्राचार्य मैम जो हमेशा, क्योंकि एक श्रृंखला सी हमने आयोजित की हुई है विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों पर और विभिन्न प्रकार के विषयों पर, और ये हमारे प्राचार्य मैम के इनिशिएटिव कदमों के कारण से ये संभव हो पाया है। और ऐसा शायद कोई प्रोग्राम हमने आज तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जब मैडम उस प्रोग्राम में 1 मिनट भी अनुपस्थित रही हूँ। तो एक बेहतर मार्गदर्शन में मैम के हम लगातार 5-6 वेबिनार्स और कई ज्ञान गंगा के प्रोग्राम है वो सफल आयोजन वो कर पाए हैं। और आज का हमारा ये IPR पे जो टेक्निकल ये जो वेबिनार का जो कार्यक्रम है सर, आपके बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के कारण ये अपने, मुझे लगता है कि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार प्रोग्राम। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का। और सर आपका एक बार पुनः हृदय से आभार और धन्यवाद सर। थैंक यू।